नमस्कार. नेहमीप्रमाणे श्लोकापासून सुरुवात करूया. रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमौहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै. आपण अष्टांग हृदयाचा निदानाचा ज्वरनिदान अध्याय वाचत आहोत. ज्वरनिदान अध्याय वाचत असताना त्यातले काही श्लोक आपले झालेले आहेत आणि ज्वरनिदानाचा विचार करत असताना आपण त्या ठिकाणी जे विशेष ज्वर म्हणजे विषम ज्वर जे सांगितलेले आहेत, सतत संतत अन्य द्वितृतीयक आणि चतुर्थक, त्या संदर्भामध्ये हे श्लोक आपण वाचत होतो. 70 श्लोकांमध्ये जे आपण बघितलं त्याच्यामध्ये रक्तज म्हणजे सतत आणि संतत या दोन ज्या ज्वरांच्या बद्दल वर्णन आलेलं आहे तिथपर्यंत आपलं झालेलं आहे. त्यानंतर 70वा जो श्लोक आहे त्याच्यामध्ये मेदो नाडीस तृतीयके म्हणजे तृतीयक ज्वर जे सतत संतत हे जे दोन झाले की त्याच्यानंतर तृतीयक ज्वर जो मांसाश्रित आहे तर त्या संदर्भामध्ये आता आपण श्लोक पुढचे वाचणार आहोत. मेदो नाडीस तृतीयके ग्राही पित्तानिलान्मूर्ध्य त्रिकस्य कफपित्ततः स पृष्ठस्य नीलकफात् सचैकाहान्तरस्मृतः. मेदो नाडी ही तृतीयके ज्वरे मेदो नाडी नाम स्रोतस. जो स्रोतस अलग अलग है, सो अलग अलग स्रोतों को आश्रित रह के ये ज्वर जो कार्य कर रहा है उसमें मेदो नाडी यानी नाडी नाम स्रोतस, मेदो वह स्रोतस को जो ज्वर आश्रित होके कार्य करता है उसको तृतीयक ज्वर या फिर मेदो आश्रित ज्वर ऐसा कहेंगे. मेदो नाडीस तृतीयके ग्राही पित्तानिलान्मूर्ध्य त्रिकस्य कफपित्ततः. ग्राही पित्त अनिलात मूर्धन, ये जो ज्वर है वो कैसा आता है? तृतीयक ज्वर है तो एवरी थर्ड डे वो आ जाएगा, यानी आज अगर आया है दैट इज फर्स्ट डे, सेकेंड डे नहीं आएगा, थर्ड डे आ जाएगा. ओके, सो एवरी थर्ड डे आता है, इसी के लिए उसको तृतीयक ज्वर ऐसे कहा जाता है. ये तृतीयक ज्वर कैसा है? पित्त अनिलात ग्राही, पित्त और अनिल इसमें जो है वो कैसा होता है? ग्राही और मूर्धन त्रिकस्य ग्राही ऐसा है वो. इसका मतलब ऐसा है कि मूर्धा और त्रिक इसको ग्रहण कर देता है जब भी ये पित्त और वाताश्रित ज्वर रहता है, पित्त और वात दोष से ये ज्वर होता है तभी. जब भी इसकी हम बात करेंगे इसमें मूर्धा ग्रह और त्रिक ग्रह ये दो शब्द आते हैं. बहुत बार हमें अलग अलग पेशेंट्स जो देखने के लिए मिलते हैं उसमें हम ऐसा देखते हैं कि जो पेशेंट्स है वो कटिशूल या फिर त्रिकशूल ऐसा बहुत बार कंप्लेंट करते हैं. लेकिन ऐसा जब भी कंप्लेंट होता है पेशेंट्स का तो उसमें बेसिकली क्या है कि हम कुछ ना कुछ वातघ्न दवा या फिर दशमूल, एरंडमूल या फिर एरंडमूल का बस्ती ऐसा हम सब दे देते हैं. लेकिन इसमें एक बात इम्पोर्टेंट रहती है कि जब भी ऐसा देना है ना तो बहुत बार कभी कभी पेशेंट्स में ये तृतीयक ज्वर जो है वो छिपा हुआ है वो रहता है और उसी के कारण उसमें देखने के लिए मिलता है कि ज्वर जो है वो जाता नहीं है या फिर वापस आ रहा है. ऐसे केसेस में हम ये देख सकते हैं कि त्रिकशूल या फिर कटिशूल ये पेशेंट्स में बहुत बार देखने के लिए मिलते हैं. अगर ऐसी बात है, अगर त्रिकशूल है तो करना क्या चाहिए? तो बाकी के तो हम मेडिसिन जरूर दे सकते हैं लेकिन उसके साथ में ये ज्वर का विचार करना ये बात उसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है. मूर्धा ग्रह, मूर्धा इसका मतलब ऐसा है कि शिरो और मूर्धा, मूर्धा इसका मतलब टॉप ऑफ द हेड. टॉप ऑफ द हेड को जब भी ग्रहण या फिर गृहीत्वा या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि बंधा हुआ ऐसा अगर हेड लगता है हमेशा, ऐसी अगर बात है तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें भी तृतीयक ज्वर का हमें विचार करना चाहिए और उसके अनुसार अगर मेडिसिन दिया जाता है तो उसके फायदे पेशेंट्स को बहुत ही जल्द मिल जाते हैं. ये बातें ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है.
हमेशा पेन है या फिर हमेशा पेन है इसके लिए कुछ ना कुछ वातग्न देना, ये बातें उसमें सही नहीं है। सो उसमें ज्वर का विचार करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। सो पित्त अनिलात मूर्ध्न त्रिकस्य ग्राही और कफ पित्ततः सपृष्ठस्य। कफ पित्त जब भी बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहता है तृतीयक ज्वर में, तो उसमें पृष्ठस्य ग्रहः करोति या फिर पृष्ठस्य ग्राही। कफ पित्त के कारण पृष्ठ ग्रह ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। सपृष्ठस्य अनिल कफात स च एकाहंतर स्मृतः, एक अहनि अंतरः स्मृतः। एक अहनि इसका मतलब है एक दिन, अहनि अंतरः, अंतर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आने वाला। सो एक अहनि अंतरः यानी एक दिन आ रहा है, दूसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन वापस आता है, और तीसरे दिन आता है ज्वर, इसी के लिए उसको तृतीय का ज्वर कहते हैं। और वो कैसा रहता है, उसका इंटरवल कैसा रहेगा, तो एक अहनि अंतरः स च एकाहांतर स्मृतः ऐसे कहा गया है। ओके, जब भी अनिल कफ यानी वात और कफ ये विकृत हो जाते हैं तो पृष्ठ ग्रह ये लक्षण उसमें देखने के लिए मिलता है। पित्त वात रहते हैं तो मूर्ध ग्रह ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। कफ पित्त रहता है तो त्रिग्रह ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। सो कफ की विकृति के कारण इसमें पृष्ठ ग्रह ये लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। अभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं, सो उसमें जब भी थोरैसिक पेन रहता है ना, तो हम बहुत बार उसमें कैसी आशंका लेते हैं या फिर कौन से एंगल से उसको सोचते हैं। सो अगर थोरैसिक में पेन है तो उसमें जरूर हमें इसका विचार करना पड़ता है। किसका? सो जो आजकल की भाषा में हम जैसे ट्यूबरक्यूलर के कहेंगे, वो उसमें देखने के लिए मिलता है। सो ज्वर के ये जो स्पेसिफिक लक्षण है वो है, या फिर उसमें राजयक्ष्मा जैसे लक्षण है, ये व्यवच्छेद उसमें करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो संधिग अगर दोष होता है जो राजयक्ष्मा में, तो भी वो संधि में शूल उत्पन्न कर देते हैं और ज्वर भी उत्पन्न कर देते हैं। सो संधि में शूल भी है, ज्वर भी है, और पृष्ठ के एरिया में है, ऐसी अगर बात उसमें है तो जरूर हमें जो सोचना चाहिए ना, वो इसके बारे में ये राजयक्ष्मा तो नहीं है या फिर ये तृतीयक ज्वर नहीं है, इसमें डिफरेंशिएशन करना ये इम्पोर्टेंट रहता है। अभी आप पूछेंगे कि ये डिफरेंशिएशन कैसे करना है। सो ये डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं तो उसमें एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना जरूरी है। सो ज्वर में क्या है कि ज्वर में ज्वर के लक्षण तो दिखेंगे ही, राजयक्ष्मा में भी ज्वर के लक्षण तो दिखते ही है, हाँ? लेकिन जो राजयक्ष्मा में थकान बहुत ही ज्यादा रहेगी, कि जो इस ज्वर में बहुत ज्यादा थकान नहीं देखने के लिए मिलेगी। धातु क्षय या फिर काश ये लक्षण इसमें ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो बात है इसमें ज्वर में धातु क्षय या फिर कार्श ये बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सो ये बातें डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अनुसार याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। सो सचैकाहांतर स्मृतः, तो ये जो है वो तृतीयक ज्वर के बारे में हो गया। फिर उसके बाद में जो है वो चातुर्थिक ज्वर के बारे में बताते हैं। सो चातुर्थिक ज्वर जो है उसमें चतुर्थको मलय मेदो मज्जास्थन्यतमस्थिते मज्जस्थ एवेत्यपरे स्वभावन स तु दर्शयेत् द्विधा कफेन जंघाभ्यां स पूर्वम शिरसानीलात्। चतुर्थ का ज्वर जब भी रहता है वो चतुर्थको मले मेदो मज्जा अस्थनि अन्यतम स्थिते ऐसे कहा गया है। मल इसका नाम है दोष। चातुर्थिक ज्वर जब भी रहता है तो उसमें दोष किधर रहते हैं? सो दोष जो है ना वो मेद मज्जा अस्थि अन्यतम स्थिते ऐसे कहा गया है। सो मेद को आश्रित होके, मज्जा को आश्रित होते या फिर अस्थि को आश्रित होके, इसमें से एक किसी का आश्रय लेके ये चातुर्थिक ज्वर उत्पन्न होता है। मज्जस्थ एवेत्य परे प्रभावम सतु दर्शय, लेकिन ये जो बात कही है उसमें मज्जा का प्राधान्य है, यानी ये मज्जा आश्रित ज्वर ज्यादा करके रहता है, इसी के लिए उसका प्रभाव जो है वो स्पेसिफिकली चातुर्थिक ज्वर जो है मज्जा आश्रित होने के कारण देखने के लिए मिलता है। फिर इसमें एक और बात है, द्विधा कफेन जंघाभ्याम स पूर्वम शिरसः अनिलात्। द्विधा कफेन जंघाभ्याम, ये जो है वो
कफेन जंघाभ्यां सपूर्वं शिरसः अनिलात्, अनिलात् शिरसः कफेन जंघाभ्यां। ये जो चातुर्थिक ज्वर है दो पद्धति से व्यक्त होता है। कैसा? अगर चातुर्थिक ज्वर में कफ प्रधान दोष है तो उसमें क्या होगा? कफ प्रधान दोष है तो जंघाभ्याम, सो वो जंघा से उत्पन्न या फिर जंघा में वो ज्यादा पेन करता है या फिर जंघा में उसकी उत्पत्ति ज्यादा देखने के लिए मिलती है अभी। और सपूर्वम शिरसः अनिलात्, और वात उसमें अगर इन्वॉल्व है ज्यादा सो शिरसः हेडेक होके या फिर ज्वर जो है उसका आरंभ जो है वो मस्तक से हो जाता है। अभी इधर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है कि आजकल बहुत सारे पेशेंट्स पोस्ट कोविड स्पेसिफिकली एवीएन के देखने के लिए मिल रहे हैं। सो जिसमें जो हेड ऑफ फीमर है उसका अवैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर या फिर हेड ऑफ फीमर ऐसा हो जाता है। सो इसमें जो हम बात करेंगे ना तो दो बातों से इसमें देखना जरूरी है कि तृतीयक ज्वर है या फिर चातुर्थिक ज्वर है जो कोविड में ज्वर हुआ है और उसका इम्पैक्ट है इसके लिए जंघाभ्याम, यानी जो हेड ऑफ फीमर है उसमें उसका इम्पैक्ट आ रहा है। इस एंगल से उसको देख सकते हैं। या फिर दूसरी जो बात है कि जिसमें बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन या फिर हेवी डोसेस ऑफ मेडिसिन ऐसे लिए हैं और उसके बाद में ये नेक्रोसिस हुआ है हेड ऑफ फीमर का, ऐसी अगर बात है तो उसको अगद के एंगल से देखना चाहिए। सो पेशेंट जो है ना वो प्रेजेंट करता है तो उसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि हेड ऑफ फीमर का नेक्रोसिस है, पेशेंट रिपोर्ट लेके आता है, अभी आप मेडिसिन दे दो। लेकिन उसकी अगर हम हिस्ट्री पूछते हैं तो बहुत बार कोविड है, कोविड के लिए एडमिट है और उसके लिए बहुत हेवी डोसेस उसको दिए गए हैं जो कि तभी जरूरी थे, ऐसी बातें देखने के लिए मिलती है। सो उसका जो विचार है एवीएन का वो भी हम इस चातुर्थिक ज्वर से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत से ही कहा था कि एक ज्वर अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो बाकी के कुछ भी अलग अलग जो व्याधि है वो नहीं पढ़े तो भी चलेगा। एक ज्वर अगर काफी करते हैं तो भी काफी है, लेकिन ज्वर नहीं करते हैं और बहुत सारा पढ़ लिया तो उसका कुछ फायदा नहीं है। ये इसमें आधुनिक जो अलग अलग व्याधियां दिख रहे हैं या फिर आजकल का जो हैंड फुट माउथ उसका भी हमने जिक्र किया था। सो ये सब जो है ना ये इसमें देखने के लिए मिलते हैं ज्वर में, और इसी के लिए ज्वर के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचना चाहिए, अच्छी तरह से ज्वर का जो अभ्यास है वो अच्छी तरह से करना चाहिए। ये बातें उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द्विधा कफेन जंघाभ्याम सपूर्वम शिरसः अनिलात्। फिर उसके बाद में अस्थिमज्जो भयगते चतुर्थक विपर्ययः त्रिधाद्वहम ज्वरयति दिनमैकञ्च मुञ्चति। ये जो बात कही है इसमें चातुर्थिक विपर्यय कहा गया है। अभी तृतीयक ज्वर में कैसा था? सो तृतीयक ज्वर में एकाहांतर ऐसे कहा गया था। सो आज अगर फीवर आता है तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। ये तृतीयक ज्वर में हो गया। तो चातुर्थिक ज्वर में कैसा है? तो आज अगर फीवर आता है कल नहीं आएगा, परसों भी नहीं आएगा, लेकिन डे आफ्टर क्या बोल सकते हैं 4 दिन के बाद, यानी हर 4th डे ज्वर आएगा, राइट? ऐसी बात है। अगर हर 4th डे ज्वर आ रहा है, ओके, सो इसमें दूसरी एक बात कही गई है कि जिसमें चातुर्थक विपर्यय या फिर अस्थि मज्जा उभय गते, अस्थि और मज्जा दोनों को आश्रित होकर जब भी दोष व्यापार करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? सो चतुर्थक विपर्यय ज्वर हो जाता है। सो इसमें क्या है? सो त्रिधा द्वहम ज्वरयति और दिनमेकञ्च मुञ्चति। इसमें चातुर्थिक ज्वर में कैसे देखा था? अभी एक मानो मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे और थर्सडे, ओके। सो इसमें मंडे को अगर फीवर आता है तो 2 दिन छोड़ेगा और फिर आ जाएगा, राइट? 4th डे आ जाएगा। सो संडे मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और थर्सडे। सो इसमें मंडे को फीवर है और थर्सडे को फीवर है। लेकिन चातुर्थिक विपर्यय में क्या है? मंडे को फीवर नहीं आएगा, एक दिन नहीं आएगा, आगे के 2 दिन फीवर आएगा, फिर बाद में एक दिन नहीं आएगा। इसको विपर्यय, यानी जिधर फीवर आता है उधर नहीं आएगा और जिस दिन फीवर नहीं आता है उधर फीवर आएगा। विपर्यय, विपरीत आ जाएगा। हर 4th डे जो ज्वर आता था उसके अलावा हर 4th डे ज्वर नहीं आएगा, लेकिन बीच में के जो 2 दिन है उधर ज्वर आ जाएगा। दैट इज चतुर्थक विपर्यय। अस्थि मज्जो भयगते चतुर्थक विपर्ययः।
इसमें एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगी कि एक जो आदरणीय नानल सर है, उनके पास एक केस थी कि जिसका निदान एलोपैथी डॉक्टर्स ने ल्यूकेमिया ऐसा किया था, लेकिन ये नानल सर जो है उन्होंने इसका निदान चातुर्थिक ज्वर करके यानी अस्थि मज्जागत ज्वर ऐसा करके मेडिसिन उसमें दिए थे। सो वो जो पेशेंट है वो बहुत साल तक, उसका जो ब्लास्ट सेल्स बोलते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से कम आए थे और उनका चिकित्सा नानल सर कर रहे थे और मेरे ख्याल से 10-12 साल तो वो बहुत अच्छे से उनकी जिंदगी चली रही थी। So this was the case when we were in UGs. Okay. So ये अस्थि मज्जागत ज्वर ऐसा उनका निदान उस समय हुआ था। So अस्थि मज्जागत ज्वर ऐसा भी निदान जो है वो ल्यूकेमिया का निदान भी हो सकता है। This not means कि अस्थि मज्जागत ज्वर इज इक्वल टू ल्यूकेमिया, ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या है कि उसका निदान हम ऐसे एंगल से कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी कहा कि मॉडर्न डिसीजेज जो जो नए नाम से आते हैं, सो इनके नाम जो अलग अलग आते हैं उनका हम विचार हम कैसे करें, सो आधुनिक रोगों की आयुर्वेदिक चिकित्सा हम कैसे करें, ऐसे अगर बातें हैं तो ज्वर जरूर ही जरूर पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा ये अध्याय है। ओके, सो अस्थि मज्जो भयगते चतुर्थक विपर्ययः त्रिधा द्व्यहम ज्वरयति दिनम एकंच मुंचति। अभी 3 दिन है, उसमें 2 दिन ज्वर आएगा और दिनम एकंच मुंचति। ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे है, विपर्यय इसका क्यों कहा गया है। फिर उसके बाद में जो श्लोक आता है उसमें बला बले अस्थि मज्जो भयगते चतुर्थक विपर्ययः त्रिधा द्व्यहम ज्वरयति दिनम एकंच मुंचति दोष दोषर्त्वहोरात्र प्रकृतीनां बलाज्वरः मनसो विषयाणांच कालम तंतं प्रपद्यते धातुन प्रक्षोभयन दोषो मोक्ष काले विलीयते, ये कहा गया है। सो इसमें ज्वर जो है उसमें बला बलेन दोषाणाम अन्न चेष्टादि जन्मना ज्वर स्यात् मनसः तद्वत् कर्मणश्च तदा तदा दोष दूष्यर्त्वहोरात्र प्रकृतीनां बलाज्वरः मनसो विषयाणांच कालम तंतं प्रपद्यते धातुन प्रक्षोभयन दोषो मोक्ष काले विलीयते। ये जो दोष है, ये जो 74 नंबर का जो श्लोक है, बला बलेन दोषाणाम अन्न चेष्टादि जन्मना ज्वर स्यात् मनसः तद्वत् कर्मणश्च तदा तदा, ये किसी किसी एडिशन में नहीं है, जो मराठी वाग्भट में है उसमें नहीं है, हिंदी वाग्भट में ये श्लोक है। सो बल अबलेन दोषाणाम अन्न चेष्टादि जन्मना दोषाणाम बल अबलेन ज्वरः स्यात्, ये उसका सीधा फॉर्म हो गया। सो अन्न चेष्टादि जन्मना, इसका मतलब है अन्न और चेष्टा यानी विहार, इससे जन्म होने वाला ये ज्वर है। सो उससे क्या होगा, सो बल अबलेन दोषाणाम, दोषों का बल और अबल जब ही रहेगा उसके हिसाब से ये ज्वर उत्पत्ति होगी। सो अगर आहार अच्छा है तो दोषों का बल जो है वो कम होगा, ज्वर की उत्पत्ति नहीं होगी। अगर आहार विकृत है, दोषों का प्रकोप करने वाला है, तो उसमें दोषों का बल बढ़ेगा और ज्वर की उत्पत्ति रहेगी। ये जो है वो आहार आदि चेष्टा, इसके बारे में बता दिया। मनसः तद्वत्, ऐसा एक आगे का चरण आ गया है। सिर्फ शरीर ही व्यापार करता है ऐसी बात नहीं है, आयुर्वेद में मन ये अलग द्रव्य माना है, राइट। सो उसके कारण जब भी मन में दोष बढ़े जाएंगे तो दोषों का बल बढ़ेगा तो ज्वर की उत्पत्ति होगी, और जब भी मन में दोष नहीं रहेंगे, मन स्ट्रांग रहेगा, विषाद नहीं रहेगा, तो दोषों का बल नहीं बढ़ेगा और ज्वर की उत्पत्ति नहीं होगी। उसी के हिसाब से कर्मणश्च तदा तदा ऐसे कहा गया है। कर्मणः नाम आपके जो कर्म है उसके कारण भी ज्वर उत्पत्ति होती है। सो उस समय कर्म का कर्म फल पाक सिद्धांत है, उसके अनुसार ज्वर की उत्पत्ति होगी या फिर ज्वर की उत्पत्ति नहीं होगी। उसके बारे में एक केस हमने देखे थे। सो वो पेशेंट था गांव में रहने वाला। सो उसको बहुत दिन से यानी ऑलमोस्ट 7-8 डेज से उसको फीवर आ रहा था, जैसे तृतीय का ज्वर रहता है वैसा तृतीय का ज्वर आ रहा था हर 3rd डे,
उसको फीवर था। फिर चिकित्सा देने के बाद जैसे ज्वर जो है वो पहले पहले धातुओं में आता है, सो उसको पूरे दिन में एक बार ऐसे ज्वर आ रहा था। सो उसका जो है ना वो मन में ही बैठ गया कि अभी इतने हम क्लॉक देखते हैं कि 12 o'clock हो गया तो ज्वर आ जाएगा, लाइक दैट। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत गांव में इंटीरियर में रहने वाला पेशेंट था। ये बात जो है 12 ईयर्स से पहले की बात है। सो उसके घर को क्या पत्रे बोलते हैं ना, वो थे। सो वो जो पत्रे थे उसको एक होल था, स्क्रूइंग करते हैं जनरली, होल रहता है, राइट। सो वो होल से जो सूर्य प्रकाश आता था वो जब भी उसके शैया के नजदीक आता है तो उसको फीवर आता है, ये उसके मन में बैठ गया। क्योंकि पूरे 24 आवर्स में एक बार आने वाला ज्वर है, ऐसा उसका ज्वर आ रहा था। फिर ऐसी बात हो गई कि उसकी पाचन चिकित्सा चालू है या फिर बाकी सब चिकित्सा चालू है, लेकिन फिर भी वो जब भी सनरेज उसके पास आ जाते थे, उसके मन में है की ये जब भी कवडसा मराठीमध्ये म्हणतात त्याला, कवडसा इथे येतो त्यावेळेला फीवर येतो, ये उसके मन में पूरे के पूरे बैठ गया था। सो इसकी कितनी भी आप मेडिसिन दे दो, सो मन का नहीं जाता है। सो इस समय क्या किया, सो वो जो ऊपर का जो होल था उसको बंद किया, तो वो कवड़सा आना बंद हो गया, तो इसका फीवर भी बंद हो गया। सो ये मन का व्यापार जो रहता है ना वो भी बहुत विचित्र और वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सो मन के अनुसार भी इसमें देखना या फिर इसमें विचार करना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसी के लिए मनसो विषयाणाम च कालम तंदन प्रपद्यते, मन के जैसे विषय है ना उसके अनुसार ये ज्वर आ जाते हैं, ये ध्यान में रखना जरूरी है। दोष दोष ऋतु अहोरात्र प्रभृति नाम बलाज्वरः, ये जो ज्वर है मनसो विषयाणांच कालम तंतन प्रपद्यते। दोष, वातादि दोष, दूष्य, रसादि दोष, ऋतु, अहोरात्र यानी दिन और रात, इसके अनुसार, प्रभृति नाम इत्यादि जो जो कुछ भी घटक है उसके अनुसार ज्वर जो है उसका सामर्थ्य बढ़ता है या फिर कम होता है। और एक बात उसमें महत्वपूर्ण बताई गई है कि मनसो विषयाणांच, मन के जो विषय है उसके अनुसार भी ज्वर की संप्राप्ति बढ़ेगी या फिर ज्वर की संप्राप्ति कम हो जाएगी। और कालम, उस काल में वो ज्वर जो है वो प्रपद्यते, यानी वो ज्वर जो है वो प्रपद्यते हो जाता है। दोष बढ़ेंगे तो ज्वर आ जाएगा, दूष्य के अनुसार ज्वर बढ़ेगा, ऋतु के अनुसार ज्वर बढ़ेगा, अहोरात्र के अनुसार ज्वर आ जाता है, और मन के विषय के अनुसार ज्वर आता है। कभी कभी छोटे बच्चों में भी हम देखते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर है, अगर गांव चली गई है, सो वो कहते हैं कि अज्जी चाहिए, अज्जी चाहिए, और फिर रो रो के ज्वर उत्पत्ति हो जाती है। सो फिर उनको किसी दूसरे खिलौने के ऊपर अगर हम डाइवर्ट कर देते हैं, वो भूल जाते हैं, ज्वर निकल जाता है। फिर इवनिंग हो जाती है, फिर उनको अजी की याद आती है, वो बताते अजी चाहिए, फिर से ज्वर आ जाता है। सो ये जो है वो मन जो है वो ज्वर की संप्राप्ति उसमें कर देता है। सो मनसो विषयाणाम च कालम तंतन प्रपद्यते, उस काल में ये ज्वर हो जाता है, मन के विषय जैसे परावर्तित हो जाते हैं उसके अनुसार भी ये ज्वर होता है। अभी ये जब भी हम सोचेंगे कि मन के अनुसार होता है, तो शोक, क्रोध, ये सब जो बताए गए हैं ना वो कितने इंपॉर्टेंट है वो देखना चाहिए। पहला ही जो श्लोक है पूरे अष्टांग हृदय का, उसमें बताया गया है कि रागादि रोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोहा रतिदान जघान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। सो ये फिजिकल या फिर शारीरिक रोग है वो तो अच्छा करना, ठीक करना, ये बात तो है ही, लेकिन उसमें मन के रोग दूर करना ये बात अहमियत रखती है, और उसी के लिए भी ये आयुर्वेद चिकित्सा कर सकता है। इसके लिए बताया गया है रागादि रोगान। और जिधर धारणीय और अधारणीय वेगों के बारे में बताते हैं उसमें लोभेर्षाद्वेषम आत्सर्य रागादि नाम जितेंद्रिया, ये भी बताया गया है कि ये जो है लोभ ईर्षा द्वेषम आत्सर्य, इनके जो वेग है उनको सीमित रखना, ये बात हमेशा महत्वपूर्ण है। और इनको जब भी हम अच्छे से सीमित रखते हैं तो आगे जाके उसका परिणाम जो है वो आचार रसायन के अनुसार मिल जाता है।
सो ये एक दूसरे से जाके यानी रोगों या फिर विकृति से जाके प्रकृति तक और रसायन तक भी ये जाता है। सो मन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में ये सोचना इम्पोर्टेंट बात है ही। उसके बाद में आता है धातुन प्रक्षोभयन दोषो मोक्ष काले विलीयते। मोक्ष काले क्या हो जाता है, ज्वर जब भी निकल जाता है, ज्वर जब भी नहीं होता है, सो छिपा हुआ रहता है, तो क्या होता है धातुन प्रक्षोभयन, धातुओं को प्रक्षोभित कर देता है। और उसमें लक्षण क्या क्या आ जाता है, दोषो मोक्ष काले विलीयते, यानी ज्वर आता कभी है ये विषम ज्वर में वो बता दिया, लेकिन जाता कभी है। सो मोक्ष काल में क्या क्या होता है, जब भी विषम ज्वर है और ज्वर नहीं आ रहा है, ऐसे समय क्या होता है, धातुओं का प्रक्षोभ तो होता ही है क्योंकि दोष उसमें छिपे ही पे है। तो उसमें लक्षण क्या आ जाएंगे, हम अभी कहेंगे कि 2 दिन ज्वर आता है, 1 दिन नहीं आता है, जो कुछ भी उसका पैटर्न है। लेकिन जिस दिन ज्वर आता नहीं है उस दिन पेशेंट को सब कुछ खाना पाना सब कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। इसका कारण है कि दोष जो है वो अंदर धातुओं में दोष छुपे हुए हैं। सो ऐसी अगर बात है तो उसमें कुछ ना कुछ तो लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। सो ये लक्षण कौन से है, सो ततो नर श्वसन स्विद्यन पूजन वमति चेष्टते वेपते प्रलपत्युष्णे शीतेश्चाङ्गैर्हत प्रभः विस्संज्ञो ज्वर वेगार्थ सक्रोध इव वीक्षते सदोष शब्दं च शकृत् द्रवं सृजति वेगवत्। ये लक्षण जो है वो विषम ज्वर में जिस दिन ज्वर नहीं है उसके लक्षण बताए गए हैं। मोक्ष काल इसका मतलब ये श्लोक में पूरा ज्वर निकल गया है ऐसी बात इसमें नहीं है। ओके, सो इसमें लक्षण कौन कौन से देखने के लिए मिलेंगे, ततो नरः श्वसन स्विद्यन पूजन वमति चेष्टते। चेष्टते ये सप्तमी है, सो चेष्टा समयी या फिर चेष्टा करते समय, चेष्टा यानी एक दूसरे की चेष्टा ऐसे नहीं, चेष्टा ने हलचल, कोई भी मूवमेंट अगर करता है पेशेंट तो उसमें क्या होता है श्वसन, सो उसको आयासेन श्वास ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। स्विद्यन यानी उसको बहुत ज्यादा स्वेदन हो जाता है या फिर गर्म बहुत ज्यादा निकलता है। पूजन, कुछ ना कुछ तो पूजन रहता है, कण्ह ज्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं कि एक टिपिकल आवाज आती है थकान जैसी, वो है। फिर वमति चेष्टिते, वमति इसका मतलब ऐसा है कि उसको बार बार वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन आ जाता है। वेपते प्रलपति उष्णैः शीतैः च अंगैः हतप्रभः। वेपते, वेपते इसका मतलब है थरथराहट होना, ऐसा हो जाता है। प्रलपति जो बोलता है ना वो भी कभी कभी अप टू द कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं होता है, कुछ भी बात करता है। उष्ण ही शीत ही जो हतप्रभा, उष्ण और शीत ऐसा उसका जो शरीर का टेम्परेचर रहता है वो दोनों लगता है, कभी उष्ण लगता है कभी कम लगता है, ऐसा उसमें चेंजेस आ जाते हैं। हतप्रभा अंगैः शीत उष्णैः शीतैः यानी शीत अंग या फिर उष्ण अंग ऐसा उसका रहता है। और हतप्रभा उसकी प्रभा बिल्कुल ही कम हो जाती है, हत यानी नष्ट हो गई है ऐसा वो दिखता है। विसंज्ञः ज्वर वेगार्तः सक्रोध इव वीक्षते। विसंज्ञा उसको कुछ समझता नहीं है ज्यादा, या फिर जैसे पेशेंट कहते हैं कि ऑफिस में जाता हूँ लेकिन कुछ काम नहीं कर पाता हूँ, सो विसंज्ञः ऐसा है। ज्वर वेगार्तः जब भी ज्वर आ जाता है तभी सक्रोध इव वीक्षते, वो चिड़ा हुआ ऐसा नहीं है, क्रोधित नहीं है, लेकिन फिर भी वो सक्रोध इव वीक्षते, वो चिड़ा हुआ है क्रोधित हुआ है ऐसा दिखता है। जो भी वो ज्वर वेगार्त होता है, ज्वर आने वाला रहता है तो क्रोधित दिखता है। इसका कारण ये है कि ज्वर में जो पित्त की संप्राप्ति होती है वो चालू हो जाती है, इसके लिए क्रोधित इव वीक्षते। और मल प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, सदोष शब्दं च शकृत द्रवम सृजति वेगवत। सदोष सशब्द च दोषों सहित जो मल प्रवृत्ति हो जाती है या फिर दोष शब्द सहित मल प्रवृत्ति हो जाती है। द्रवम सृजति वेगवत, कभी कभी द्रव मल प्रवृत्ति भी हो जाती है और वेगवान मल प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये सब लक्षण जो है वो ज्वर काल में और ज्वर के विराम काल में ऐसे कहे गए हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ज्वर जो है वो पूरा निकल गया है या फिर संप्राप्ति उसकी पूरी बंद हो गई है, ऐसी बात नहीं है। सो ये बात हमें ध्यान में रखना हमेशा जरूरी है। फिर उसके बाद में ज्वर का मोक्ष यानी पूरी तरह से ज्वर की संप्राप्ति हट गई है शरीर में से, इसके लक्षण बताए गए हैं।
सो देहे लघुर्व्यपगत क्लम मोहताप पाको मुखे कारण सौष्ठवम अव्यथत्वम स्वेदक्षव प्रकृति योगी मनोन्नलिप्सा कंडुश्च मूर्धनि विगत ज्वर लक्षणानि विगत विशेषेण गतः ज्वरः, इसमें बिल्कुल ही निकल गया है, ज्वर की संप्राप्ति जो है वो पूरी तरह से नहीं है अभी शरीर में, ये विगत ज्वर लक्षणानि। और इसमें जो कहा है वो मोक्ष काले विलीयते, ज्वरो मोक्ष काल, मोक्ष काल इसका मतलब है जब भी ज्वर विराम काल है, पहले वाला श्लोक। अभी ये जो श्लोक में पूरे लक्षण बताए गए हैं उसमें क्या है, सो पूरी की पूरी तरह से विगत ज्वर, इसमें अभी ज्वर नहीं है, यानी ज्वर मुक्त हो गया है, ऐसा जो पेशेंट है उसके लक्षण क्या है, तो देहे लघु व्यपगत क्लम मोह ताप, देहे लघु शरीर जो है वो लघु लगता है पेशेंट को, व्यपगत क्लम मोह ताप, क्लम मोह और ताप निकल गया है, नहीं हो रहा है, व्यपगत इसका मतलब है बिल्कुल ही नहीं है, उसमें थकान नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं इसके अनुसार जो निर्णय शक्ति कम हुई है वो नहीं है, ताप संताप क्रोध ये लक्षण उसमें नहीं है। पाको मुखे कारण सौष्ठम अव्यथत्वम, पाको मुखे इसका मतलब है कि पाको मुखे इसका मतलब ऐसा है कि अभी ज्वर जो है मुखे पाकः नास्ति, यानी ज्वर में जो पाचन समय मुखपाक होता है, सो ये मुखपाक ये लक्षण ज्वर जाते समय देखने के लिए मिलता है। सो जैसे कि आजकल की भाषा में हम इसको हर्पिक सिम्प्लेक्स ऐसा कहते हैं, सो हर्पिक सिम्प्लेक्स रहता है ना, तो जनरली एंग्युलर स्टोमॅटायटिस ये देखने के लिए मिलता है, और मराठीमध्ये त्याला जर उमटणे किंवा ज्वर उमटणे असं म्हणतात। तो ज्वर उमटला इसका मतलब ऐसा है कि ज्वर निकल रहा है, शरीर में से संप्राप्ति कम हो गई है, लेकिन उस समय ज्वर जाते समय कुछ ना कुछ लक्षण थोड़े से छोड़ के जाता है, ये जो लक्षण है वो पाको मुखे यानी मुख का पाक हो जाता है। कर्ण सौष्ठव, कर्ण इसका मतलब है इंद्रिय, हर एक इंद्रिय जो 11 इंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय और मन, इसका सौष्ठव आ जाता है, यानी कुछ देखो कुछ पढ़ो टीवी वगैरह देखो ऐसा पेशेंट को लगता है, यानी जो उसके विषय है इंद्रियों के उसमें उसको रुचि लगती है। और अव्यथत्वम थकान या फिर व्यथा या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, ये बातें जो है ना वो निकल जाती है। अव्यथत्वम स्वेद क्षव प्रकृति योगी मनोन्नलिप्सा, स्वेद प्रवृत्ति होती है। ज्वर के लक्षण जो असाधारण लक्षण हमने देखे हैं उसमें है कि स्वेदावरोध संताप, राइट, सो स्वेदावरोध ये ज्वर का लक्षण है, और स्वेद यानी स्वेद आ रहा है ये ज्वर मुक्ति का लक्षण है। क्षवः छींक आना, यानी हर एक जो लघु प्राण बताए गए हैं उसके कार्य जो है वो अच्छी तरह से चलते रहते हैं, और इसी के लिए क्षवः ये लक्षण आ जाता है। प्रकृति योगी मनोन्नलिप्सा, प्रकृति योगी प्रकृति के ऊपर वो स्थिर हो जाता है, यानी पहले अगर वो पित्त प्रकृति के जैसे लक्षण दिखा रहा है, लेकिन पित्त प्रकृति होते हुए भी वो पेशेंट जो है वो प्रलाप ज्यादा कर रहा है, या फिर जो पेशेंट कफ प्रकृति का है वो ज्यादा चिड़चिड़ापन दिखा रहा है, ऐसी अगर बातें हैं तो वो ज्वर के लक्षण है, राइट। लेकिन प्रकृति योगी उसकी जो नॉर्मल बिहेवियर जो है वो वापस आ जाता है, इसका मतलब है प्रकृति योगी। मनो अन्न लिप्सा, मन में अन्न की इच्छा हो जाती है, लिप्सा यानी इच्छा, मन इप्सित लिप ये कहा गया है, सो अन्न का इच्छा हो जाती है। कंडुश्च मूर्धनि जो विगत ज्वर लक्षणानी, मूर्धा जो है उसमें कंडू आ जाती है, यानी सिर जो है वो खुजलाता है, ऐसा हो जाता है। ये क्यों होता है, ये ज्वर की मुक्ति के लक्षण हैं। सो ये ज्वर मुक्ति के लक्षण जो बताए गए हैं उसमें देहे लघुर व्यपगत क्लम मोहताप पाको मुखे कर्ण सौष्ठम अव्यथत्वम स्वेद क्षव प्रकृति योगी मनोन्नलिप्सा कंडुश्च मूर्धनि विगत ज्वर लक्षणानि इति निदान स्थाने द्वितीयोऽध्यायः। ये निदान स्थान में जो दूसरा अध्याय ज्वर जो है वो अभी आज इधर सांग हो गया। सो जैसे कि हम ज्वर पढ़ते हैं, सो ज्वर अगर हम बहुत अच्छी तरह से अलग अलग एंगल से अगर अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो बहुत सारे जो आधुनिक रोग है उसकी हमें इधर संप्राप्ति मिल जाती है। तो इसी के लिए ये ज्वर बहुत अच्छी तरह से
बाय हार्ट करना, निदान उसका बाय हार्ट करना, ये भी बात उसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अभी आज रक्त पित्त का एक श्लोक पढ़ के फिर आज हम इधर ही रुकते हैं। सो रक्त पित्त का जो पहला वाला निदान का जो श्लोक है उसमें वृषोष्ण तीक्ष्ण कट्वम्ल लवणादि विदाहिभिः पौद्रवोद्दालकैश्चान्यै तद्युक्तैरतिसेवितैः कुपितं पित्तलः पित्तं ध्रुवं रक्तं च मूर्छिते ते मिथस्तुल्यरूपत्वम् आगम्य व्याप्नुतस्तनुं पित्तं रक्तस्य विकृते संसर्गादूषणादपि गंधवर्णानुरूप्तेश्च रक्तेन व्यपदिश्यते। ये सब जो श्लोक बताए गए हैं ये रक्त पित्त के निदान के श्लोक है। रक्त पित्त जो निदान है वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट फ्राइडे, क्योंकि मंडे नहीं होगा क्लास। इसका कारण ये है कि विश्व व्याख्यान माला में उधर कार्यक्रम है तो उधर नहीं जा रही हूँ मैं, इसके लिए क्लास नहीं होगा हमारा। ओके, सो आज रुकते हैं। किं बहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले तेथ माझे शिवरले पायी कपणा आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्वस्वधर्म सूर्ये पाहो जो जे वांछील तो तेला हो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पीयूषांचे चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होतो किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होनी लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडिता आणि ग्रंथ उपजविये विशेषी लोकी इये दृष्टा दृष्ट विजय होवावे जे येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला येणेवरे ज्ञानदेवो सुखिया झाला।